चलो शुरू करते हैं। पहली जो खबर है, इस खबर का नाम है ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत जो हमारी केंद्र सरकार है वो नीलामी करवाना चाहती है। क्या करवाना चाहती है? नीलामी या ऑक्शनिंग या बिडिंग करवाना चाहती है। किस चीज की बिडिंग करवाना चाहती है? मेरे देश में, अगर मैं देश अपना बनाऊं, तो पानी के अंदर और जमीन में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के भंडार हैं। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के भंडार हैं। इसका क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो जिसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। मोटे तौर पे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, कच्चा तेल। इंग्लिश में से कहते हैं क्रूड ऑयल। कच्चे तेल से की इंपॉर्टेंस आप सभी समझते होंगे। कच्चे तेल से पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। और भारत के साथ दिक्कत ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल की खपत यूएसए करता है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा खपत करता है चाइना। और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की खपत करता है भारत। आपको पता है पेट्रोल डीजल के बिना तो काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये कि जो ऊपर वाले दोनों हैं, यूएसए और चाइना, इनके देश में फिर भी कच्चा तेल है, इनके पास भंडार है। लेकिन हमारे साथ विडंबना ये है कि भारत के पास कच्चे तेल के भंडार नहीं है। तो जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कच्चे तेल के रिसोर्सेस नहीं है, इसका क्या मतलब है? क्या मेरी धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो कच्चा तेल नहीं उगल सकती क्या? तो सरकार ने कुछ साल पहले की पॉलिसी बनाई, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। और इसमें जो भी बिजनेसमैन है, जो इस व्यापार में है, यानी ऑयल फील्ड में है, ऑयल फील्ड में व्यापार करते हैं, तो सरकार ने उनको बुला के बोला, यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया में सबके पास तेल और हमारे पास तेल ना हो। मतलब भारत बहुत बड़ा देश है, इस देश में कहीं ना कहीं कच्चे तेल के भंडार तो होंगे ही। लेकिन हमें अभी पता नहीं है। क्या पता इंदौर के नीचे ही कच्चा तेल बहुत सारा हो, भोपाल के नीचे बहुत सारा कच्चा तेल हो, लेकिन अभी पता नहीं है। तो सरकार ने बोला कि यार देखो भाई, हम दुनिया में कच्चे तेल का उपयोग करने में, कंजप्शन करने में आते नंबर थर्ड में है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम कच्चा तेल खरीदने में आते नंबर वन है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल हम खरीदते हैं। और उस वजह से हमारा जो पैसा है, यानी मोटे तौर पे जो मेरे पास फॉरेन करेंसी है वो चली जाती है। फॉरेन करेंसी मतलब क्या? विदेशी मुद्रा, मतलब डॉलर चला जाता है। भाई हम जिससे भी कच्चा तेल खरीदते हैं वो हमसे पैसा मांगता है। पैसे में रुपया तो मांगता नहीं, गांधी जी मांगता नहीं है, वो तो डॉलर मांगता है। तो भारत सरकार ने बोला, यार हमें अपना ये जो हमारे देश में ढूंढो, पता करो कहाँ कहाँ कच्चा तेल हो सकता है। यानी इसको कहते हैं एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोरेशन करो। किसका एक्सप्लोरेशन करो? हाइड्रोकार्बन का। पानी के अंदर देखो, समंदर के अंदर देखो, नदी के अंदर देखो, घाटी के अंदर देखो, पहाड़ के नीचे देखो, जहां दिखना वहां देखो, बस ढूंढो। क्या ढूंढो? कच्चा तेल। क्यों? हम हमें कच्चा तेल चाहिए। हम टॉप 3 में आते हैं, दुनिया के तीसरे नंबर का देश है हाइड्रोकार्बन की कंजप्शन में। और खरीदने के मामले में नंबर 1 पे आते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत बड़ा भंडार है, चाइना के पास भी बहुत सारा भंडार है, हमारे पास भंडार नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? रिप्लाई करो। यस सर। सर। यस। यस सर। तो सरकार ने बोला यार कि हमें योजना बनानी पड़ेगी। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सरकार ने इसके पहले योजना नहीं बनाई थी। सरकार ने इसके पहले जो योजना बनाई थी उसका नाम था हेल्प। सरकार की इसके पहले की जो योजना थी उसका नाम था हेल्प। हेल्प। और अभी जो बनाई है उसका नाम है ओएलपी। अब इन दोनों में अंतर क्या है? हेल्प का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। यानी हाइड्रोकार्बन को आपको निकालना भी है और उसके लिए आपको लाइसेंस मिलेगा। मान लो मैं वेदांता हूं, मान लो मैं अडानी हूं। मैं सरकार के पास गया, सरकार से मैंने बोला कि साहब आप हमें परमिशन दो, आप हमें लाइसेंस दो। मैं मध्य प्रदेश के जो भी नर्मदा की बेल्ट है वहां पे मैं रिसर्च करवाऊंगा, मैं एक्सप्लोरेशन करवाऊंगा, मशीनें ले आके मैं चेक करवाऊंगा। मुझे लगता है नर्मदा घाटी के आसपास बहुत सारा कच्चा तेल मिल सकता है। तो सरकार से मिलता था लाइसेंस। और लाइसेंस किस चीज में मिलता था? कि आप एक्सप्लोर करो। इसका ये मतलब नहीं गड्ढा खोदो हर जगह। मतलब मशीन्स आती हैं, मशीन के ऊपर से ही हम देख लेते हैं कि भाई जमीन के अंदर क्या है। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी, ये जो पॉलिसी थी हेल्प वाली, पहले चलती थी हेल्प पॉलिसी। लेकिन हेल्प पॉलिसी में क्या थी? सरकार यानी गवर्नमेंट बताती थी
कि भैया हम आपको भोपाल का पूरा एरिया दे रहे हैं, भोपाल में पता करो कच्चा तेल है कि नहीं, हम आपको इंदौर का एरिया दे रहे हैं, पता करो कच्चा तेल है कि नहीं, यानी हाइड्रोकार्बन है। यानी इसमें दिक्कत ये थी, सरकार तय कर रही थी कहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना था, किसमें, हेल्प में। लेकिन भाई मान लो मैं ऐसा अडानी या ऐसा वेदांता या ऐसा अंबानी मैं कह रहा हूँ साहब ये भोपाल इंदौर क्यों ढूंढ रहे हो, जबलपुर में चेक करवाओ। लेकिन सरकार मानती नहीं थी, सरकार बोलती थी नहीं, कहाँ पे एक्सप्लोरेशन होगा, कहाँ पे खुदाई होगी, ये हम तय करेंगे, और हम लाइसेंस दे रहे हैं, भोपाल के आसपास का लाइसेंस दे रहे हैं, जिसको आना उसको आ जाओ। तो ये इसका एक लूप होल था, ड्रॉबैक था हेल्प वाले का, इसमें सरकार तय करती थी कहाँ पे एक्सप्लोरेशन होना था। लेकिन बहुत सारे कंपनियां और विदेशों में भी जब सरकार ने देखा समझा तो मालूम चला यार इसमें तो बड़ा झोल झाल है। ये सरकार भगवान थोड़ी ना, कुछ पता चल जाएगा जमीन किस जगह पे कच्चा तेल है। तो फिर उसको रिप्लेस करके ये पॉलिसी लाएगी, उसका नाम था OALP। OALP में क्या था, सरकार ने बोला कि अब हम नहीं बताएंगे कहाँ पे एक्सप्लोर करना है, हम नहीं बताएंगे। यानी मान लो मैं वेदांता हूँ, वेदांता कंपनी का मालिक, मैं ही सरकार को बोल रहा हूँ, सरकार कि नर्मदा नदी का जो बेल्ट है, मान लो हरदा वाला इलाका, मैं वेदांता का मालिक हूँ, मैं सरकार को प्रपोजल दे रहा हूँ, साहब हरदा के आसपास की हमको लाइसेंस दिलवाओ, हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कच्चा तेल हो सकता है। तो नई वाली जो पॉलिसी है ओपन एक्रेज, इसका यही मतलब होता है कि सरकार ने खुली छूट दे दी है कंपनियों को कि आप तय करो जमीन, और आप जमीन तय करके बताओ कि आपको लगता है यहाँ पे कच्चा तेल हो सकता है, फिर हम आपको दे देंगे लाइसेंस, और फिर आप काम करो। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे देश का बहुत बड़ा हिस्सा हम कच्चा तेल खरीदने में लगा देते हैं, फिर वो कच्चा तेल हमारे देश की रिफाइनरी में आता है, रिफाइनरी में रिफाइन होता है, फिर उससे पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है, उससे गैसोलीन बनता है, उससे इथेनॉल बनता है, उससे वैसलीन बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो अभी जो पॉलिसी चल रही है OALP, उसमें क्या है, सरकार ने फ्री हैंड दिया है कि कंपनी बताएं लोकेशन भी कि कहाँ का लाइसेंस चाहिए, और हम उनको लाइसेंस भी देंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? यस सर। इसी OALP जी को कहते सर। हैं NELP, इसी को OALP को कहते हैं NELP, यानी न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसी OALP को NELP भी कहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मेरी धरती में कच्चा तेल नहीं होगा, लेकिन अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए। अगर ढूंढ लें तो मजा आ जाए, हमें किसी से खरीदना ही नहीं पड़े, हमारे देश में भी कच्चा तेल मिलेगा, तो पेट्रोल हमारे यहाँ भी 70 रुपए का बिकेगा, 110 का नहीं बिकेगा। ये है न्यूज। चले आगे। यस सर। यस सर। अब हमारे देश में एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है। नाम में कैबिनेट लग गया, मतलब कैबिनेट तो आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री और खास मंत्री, वेरी इन्फ्लुएंशियल मंत्री, मतलब उन्हें कैबिनेट कहते हैं, कि मंत्रियों में भी खास मंत्री कैबिनेट होते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी जब भी हम पैसे के लेन देन की बात करेंगे, जहां पे इकोनॉमी की बात आ जाएगी, वो कमेटी तय करती है कि इकोनॉमी के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इस कमेटी ने तय किया कि भैया हम OALP को चालू करेंगे, और HELP यानी हेल्प को बंद करेंगे, हेल्प से कोई हेल्प नहीं हो रही, OALP को चालू करेंगे। ठीक है, तो हमारे देश में कैबिनेट कमेटी मेरे ख्याल से 6 से 7 है, उनमें से 2 कैबिनेट कमेटी जो है उसके मुखिया सिर्फ होम मिनिस्टर है, बाकी सारी कैबिनेट कमेटी के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भाई ऐसी कौन सी कैबिनेट कमेटी है जिसके मुखिया गृह मंत्री होते हैं, ये आप लोग बताना मुझे। मैं रिकॉल नहीं करवाऊंगा, कोई सामने से बता देगा तो बढ़िया है, नहीं बताएगा तो आपकी मर्जी। चलते हैं अगली न्यूज पे। ठीक है, ये सारी मैंने कहानी बता दी। अच्छा, एक चीज और सरकार ने टारगेट बनाया है, टारगेट भी लगे हाथ तो जान लो। अब भाई हम कच्चा तेल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, उसके बाद पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उससे खर्चा तो लग जाता है बहुत सारा। तो सरकार ने टारगेट बनाया, एक 2022 के लिए बनाया, एक 2030 के लिए टारगेट बनाया। दोनों टारगेट में 10% फिगर है। पहला टारगेट है कि 2022 तक हम पेट्रोल में 10% की क्या करेंगे? ब्लेंडिंग। क्या करेंगे? ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग को मिलावट नहीं कहते, लेकिन ब्लेंडिंग मतलब मालूम चला कि आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं, तो उसमें पेट्रोल सिर्फ 90% है या 900 ml, बाकी 10% उसमें क्या रहेगा? 10% उसमें रहेगा एथेनॉल। एथेनॉल, इसी को कहीं कहीं हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। इससे कम से कम 10% तो पेट्रोल बचा, और उस 10% की बचत से 100 में 10 रुपए तो अपना बचा। तो पेट्रोल में हमने टारगेट रखा कि 2022 तक हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग करेंगे, यानी
जब आप 1 लीटर पेट्रोल लेंगे, 1000 ml पेट्रोल लेंगे, तो 900 ml पेट्रोल रहेगा, 100 ml क्या रहेगा, इथेनॉल रहेगा। और डीजल के लिए हमने टारगेट बनाया है कि 10% की ब्लेंडिंग करेंगे, लेकिन 2030 तक करेंगे। ठीक है, ये एक कदम है कि जिससे हम अपने देश में जो क्रूड ऑयल पर निर्भरता है, जो उस पर डिपेंडेंसी है, उसको कुछ हद तक कम कर सके। क्लियर हो रही बात? यस सर। यस सर। ये टारगेट ध्यान रखना, पेट्रोल के लिए 2022 है और डीजल के लिए 2030 है। अगली न्यूज में चलते हैं, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस तस्वीर को देख के लग ही रहा है कि भाई ये तो कबाड़ है, कबाड़ की गाड़ियां है क्या? न्यूज क्या है ये? इससे पेट्रोल सस्ता नहीं होगा मयंक, पेट्रोल उसी रेट पे रहेगा। बस ये कि आप 1000 ml डलवाएंगे 1 लीटर, तो आपको 900 ml पेट्रोल रहेगा और 100 ml उसमें बायो इथेनॉल रहेगा। आपकी गाड़ी पे कोई चेंज नहीं आएगा, आपके एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। इसे कहते हैं ब्लेंडिंग करना। कई देशों में 60-40 का रेशियो है कि 600 ml पेट्रोल, 400 ml इथेनॉल या बायोफ्यूल। ठीक है, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, सरकार की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा जाएगा, बस यही है। आपकी जेब से जितना कटना है उतना ही कटेगा। चलिए अगली न्यूज में चलते हैं, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस तस्वीर को देख के लग रहा है कि कबाड़ की गाड़ियों की न्यूज है कुछ। अब न्यूज क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप लोग कोई वाहन खरीदते हैं, व्हीकल, कोई भी वाहन, 2 पहिया या 4 पहिया या 8 पहिया 10 पहिया, जितने पहिया खरीदना हो खरीद लो। उसकी 2 कैटेगरी होती है, एक चलता है पेट्रोल से, एक चलता है डीजल से। ये तो ईंधन के हिसाब से हुई। लेकिन जब हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो हमसे वो पूछता है इसका उपयोग क्या करोगे आप। तो हम पूछते हैं उपयोग मतलब साहब, मतलब अपने पर्सनल यूज में गाड़ी चलाओगे कि कमर्शियल यूज में चलाओगे। जैसे आपने कार ली, तो फिर आप जब आरसी कराने जाते हैं तो पूछता है ये कार आप खुद चलाएंगे कि टैक्सी में चलाएंगे। तो आपने बोला साहब टैक्सी में चलाएंगे, तो आपकी गाड़ी का आरसी यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड कमर्शियल लिखा जाता है और नॉन पर्सनल में पर्सनल लिखा जाता है। ये तो आप सबको पता होगा ना, रिप्लाई करिए। यस सर। ठीक है। अब जो मेरे पास पर्सनल गाड़ी होती है उसका आरसी 20 साल का बनता है। कितने साल का बनता है? 20 साल का, यानी 20 साल बाद गाड़ी खत्म। वैसे 15 साल का बनता है, लेकिन 20 साल तक अपनी पर्सनल गाड़ी आप चला सकते हो। और कमर्शियल गाड़ी का आरसी बनता है 15 साल का। इसका मतलब 15 साल के बाद वो कार, वो ट्रक, वो बस अब कबाड़ है, उसको बेच दो। उसको बेचो मई, बिकेगा नहीं, उसको आप कबाड़ बना के इस तरह ठूस दो, क्योंकि अब उसका आरसी नहीं बनेगा, यानी आरटीओ उसको रिन्यू नहीं करेगा। और आरटीओ रिन्यू नहीं करेगा तो वो इलीगल गाड़ी हो गई एक तरह से, जो कि रोड में चल रही। वो कैसी गाड़ी हो गई? इलीगल गाड़ी हो गई। ठीक है। लेकिन भाई कोई बोले नहीं साहब मेरे पिताजी ने खरीदी, मैं तो चलाऊंगा। तो जो आरटीओ होता है, जो आरटीओ होता है वो फिर कुछ अधिक चार्जेस काटता है आपसे, कि भाई 20 साल से पुरानी पर्सनल गाड़ी हो गई, आपको अभी भी रोड में चलाना है, तो आपसे हम कुछ चार्जेस लेंगे, कुछ शुल्क लेंगे। और वो कुछ ज्यादा शुल्क रहता है। कमर्शियल के लिए भी शुल्क होता है, लेकिन कमर्शियल के लिए वो शुल्क 8 गुना होता है, 8 टाइम्स। यानी आप नई कार लेके आओ, कमर्शियल कार, तो मालूम चला कि आपसे 2000 रुपये लग रहा। लेकिन वही कमर्शियल गाड़ी जब 15 साल पुरानी हो जाती है तो आपसे आपसे 8 गुना पैसा लेते हैं, मतलब 16,000 रुपये ले लेते हैं। ये एक आपको एवरेज बता रहा हूँ कि सरकार का यह कहना है कि पर्सनल गाड़ी 20 साल के बाद कबाड़ कबाड़ में बेच दो, तोलवा दो, और कमर्शियल गाड़ी को 15 साल बाद तोलवा दो। और सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है, और इस पॉलिसी में ये कहा गया है, सरकार का कहा है कि भाई 20 साल से पुराना व्यक्तिगत वाहन, 15 साल से पुराना व्यावसायिक वाहन रोड में नहीं चलेगा। आप इसको कबाड़ में तुलवा दीजिए, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी लेते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। असल में सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, जब ईंधन घिस जाता है, तो वो जो पॉल्यूशन करता है, जो वो प्रदूषण प्रदूषण तो हर गाड़ी करती है भाई, नई गाड़ी भी धुआं निकालती है, प्रदूषण करती है। तो उसका पीपीएम लेवल बढ़ जाता है। पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। उसका पीपीएम लेवल बढ़ जाता है और वो ज्यादा प्रदूषण करने लगती है। मोटे तौर पे जब पुरानी गाड़ी हो जाती है तो ज्यादा धुआं मारती है ना, आपने देखा होगा रोड में धुआं मारती। तो सरकार का ये कहना है कि भाई हमें प्रदूषण कम करना है, हमें पेरिस क्लाइमेट जो टारगेट है उनको अचीव करना है, अपना वातावरण शुद्ध रखना है। इसलिए भैया 15 साल से ज्यादा पुरानी व्यावसायिक वाहन कबाड़ होगा, और 20 साल से पुराना पर्सनल व्हीकल कबाड़ होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर।
ठीक। और सरकार का ये कहना है कि साहब इससे क्या होगा, वेस्ट टू वेल्थ मिशन होगा। यानी अब ये तो गाड़ी कबाड़ हो गई, वेस्ट है। अब कबाड़ कबाड़ में अगर मान लो मैं अपनी कार तुलवाऊं कबाड़ में, तो मुश्किल से 25,000 रुपये 20,000 रुपये मिलेगा, लोहे का रेट मिलेगा वो भी। भले मेरी गाड़ी चलती हालत की गाड़ी है, इंदौर भोपाल जैसे शहरों में चला नहीं सकता, मुझे पकड़ लेगा ट्रैफिक वाला और बोलेगा भैया तुम्हारी गाड़ी पुरानी है चलो। तो सरकार का कहना है ये तो वेस्ट हो गई गाड़ी, इस वेस्ट को वेस्ट मत करने, इस कबाड़ को बेचो और उससे बनाओ पैसा, और उस पैसे से तुम नई गाड़ी लाना, नई गाड़ी ले आओ, सरकार तुम्हें इंसेंटिव देगी। और अल्टीमेटली सरकार ये कर क्यों रही है, क्योंकि सरकार चाहती है इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, और साथ में वो जो लोहा मिलेगा, वो जो कबाड़ मिलेगा, उस लोहा को फिर से रिसाइकल करके फिर से नई गाड़ी में यूज कर लेंगे। ठीक है। तो सरकार ने इसके लिए 1,000 करोड़ का फंड बनाया है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जो पुरानी हो चुकी हैं वो कबाड़ में जाएं, यानी स्क्रैप हो जाएं, और उनको इंसेंटिव के रूप में हम 1,000 करोड़ का बटुआ बना देते हैं, गुल्लक बना देते हैं, इससे उनको पैसा मिलेगा लोगों को। ठीक है। ये सरकार की न्यूज है। तो भारत सरकार की न्यू स्क्रैपेज पॉलिसी क्या बोल रही है, पर्सनल व्हीकल 20 साल से ज्यादा और कमर्शियल व्हीकल 15 साल से ज्यादा रोड में नहीं चलेगा, इसको बेचो सॉरी, इसको कबाड़ में तब्दील करो, स्क्रैप बनाओ, और इसके एवज में आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। मतलब अगर सिर्फ तौलवाते तो मान लो 25,000 रुपये की कार आती, इंसेंटिव के साथ उसी में सरकार इंसेंटिव मिला के उसी कबाड़ गाड़ी का 50-60 हज़ार मिल जा रहा है, तो अच्छा है, विन विन सिचुएशन है। गाड़ी पुरानी है, 60 हज़ार मिल गया, नई गाड़ी ले आओ। चलिए अगली सर न्यूज पे। सर हाँ पूछो। सर इससे ऑटो इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा ना, तो वो भी तो हाँ अपन मिलेगा बोल ना, सकते हैं। ये तो सबके लिए फायदेमंद है, प्रदूषण कम होगा, पुरानी गाड़ियां रोड से हटेंगी, ट्रैफिक कम होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, ऑटो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लोगों को नई गाड़ी मिल जाएगी, एक सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है। ओके सर, ओके जी। अगली न्यूज पे चले। जी सर। आयुष्मान भारत PMJY इन कोविड ट्रीटमेंट। असल में सरकार ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट ने बोला कि भाई इन 3 महीनों में कितने लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ लिया है। अब हमें नहीं जानना कितने लोगों ने लिया है, हमारे काम की चीज क्या है, एक ये योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इसका फुल फॉर्म है, जन आरोग्य योजना। ठीक है। अब इस योजना के 2 पार्ट है, मैंने पिछली बार ही बताया था, फिर बताया था, इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट को कहते हैं आयुष्मान भारत और एक पार्ट को कहते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यानी इस योजना के तहत सरकार पहले क्या दे रही है, आपको इंश्योरेंस दे रही है। कितने लाख रुपए का, 5 लाख रुपए प्रति परिवार के प्रति व्यक्ति। बताओ, ये प्रति परिवार के प्रति व्यक्ति, परिवार है सर। बढ़िया। प्रति व्यक्ति सर। ठीक है, परिवार को। तो पहले तो इंश्योरेंस दे दी 5 लाख रुपए का। दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मतलब जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं जहां मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो चाहे सामुदायिक अस्पताल हो, चाहे जनपद का या प्राइमरी हेल्थ प्राथमिक अस्पताल हो, या जिला अस्पताल हो, या एम्स हो, कुछ भी हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अस्पताल, इन अस्पतालों का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और सरकार इस योजना के तहत इन सारे हर श्रेणी के अस्पतालों को रिनोवेट करवा रही है, उनको फिर से चाक चौबंद करवा रही, जहां डॉक्टर नहीं डॉक्टर की नियुक्ति कर रही, जहां पे नर्स नहीं नर्स ला रही, जहां दवाई नहीं दवा ला रही, जहां पे लैब फैसिलिटी नहीं वहां लैब ला रही। मतलब कुल मिला के एक कंप्लीट पैकेज है कि आपको इंश्योरेंस तो है 5 लाख का, लेकिन भैया इंश्योरेंस तो है, लेकिन यूज कहाँ करोगे, तो अस्पताल में यूज करो जाके, और अस्पताल में तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इस योजना में सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया कि साहब तुम भी अपने अस्पताल में इलाज करो और किसी को मना मत करना, क्योंकि उसके पास 5 लाख रुपए का बीमा है। और इसके लिए सरकार ने एक पूरी एजेंसी बना दी, उस एजेंसी का नाम है नेशनल हेल्थ एजेंसी। नेशनल हेल्थ एजेंसी, ये एजेंसी बना दी। इस एजेंसी का काम ये है कि भैया सबको बीमा टाइम, सबका पैसा टाइम पे मिले, कोई अस्पताल मना ना करे, और जो भी अस्पताल का रिनोवेशन हो रहा है सरकारी अस्पताल का वो होता रहे। मतलब एक पूरी संस्था बना दी नेशनल हेल्थ एजेंसी, जो किसको लागू करवाएगी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। तो सरकार ने बताया कि दूसरी लहर के दौरान इस 3 महीने में बहुत सारे लोगों ने हमारा फायदा लिया और इस योजना का लाभ लिया। और इस योजना में कोविड-19 में पहले टेस्टिंग होता है कि भैया तुम्हें कोविड है कि नहीं, उसके बाद तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है। तो सरकार ने बताया कि हमारे इस योजना के तहत टेस्टिंग का भी पैसा नहीं लगा, ट्रीटमेंट का भी पैसा नहीं लगा, क्योंकि 5 लाख तक का इंश्योरेंस था और
ये इंश्योरेंस के तहत कवर हो गया। मान चले मेरा कोई अस्पताल है, मान लीजिए मेरे यहाँ कोई एक मरीज आया, मेरा पूरा खर्चा हुआ 1.5 लाख रुपए का, तो मरीज से 1 रुपये मैं नहीं लूंगा, मैं उसका कागज पत्र बना के किसको दूंगा, नेशनल हेल्थ एजेंसी को, साहब मेरा इतना खर्चा हो गया है, फिर ये मुझको पैसा देगी। मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये लोगों को इलाज भी करवाएगी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी मजबूत कर रही है, प्राइवेट वालों से बात कर रही है कि तुम अपना अस्पताल हमारे साथ जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे। ऐसे प्राइवेट अस्पताल जो कि इस योजना में शामिल है, उन्हें कहते हैं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल यानी एक सरकार सूचना निकाल देती है जिला कलेक्टर की भाई ये अस्पताल है, इसमें सरकारी प्राइवेट सभी हैं, यहाँ चलेगा आयुष्मान भारत कार्ड, यानी 5 लाख का बीमा आपका चलेगा, यहाँ पे जाइए ट्रीटमेंट कराइए, टेस्ट कराइए, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इस ये न्यूज इस थी और मैंने इसके अंदर की बात आपको बताई। क्लियर हुई यहाँ की बात? डिस्टर्बेंस हो रहा है। किसी का नहीं है अभी तो फिलहाल, किसी का माइक ऑन नहीं है। ये जो मैंने बात समझाई समझ में आई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, बीच बीच में आवाज आ रही थी तो डिस्टरबेंस हो रहा था। देखिए योजना अटल बिहारी अटल बिहारी कहता हूँ, AB फॉर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक योजना है। इस योजना के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है इंश्योरेंस वाला पार्ट, इंश्योरेंस वाला, और एक पार्ट है जिसमें हम अपने अस्पतालों को, चाहे ग्रामीण स्तर से लेकर एम्स तक के अस्पतालों को हम बेहतरीन कर रहे हैं, चाक चौबंद कर रहे हैं। इसके 2 हिस्से हैं, ठीक। एक इंश्योरेंस वाला पार्ट है और एक में हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत अपने सारे अस्पतालों को बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ बिल्डिंग चमका नहीं रहे, पुताई नहीं कर रहे, वहां पे डॉक्टर ने तो डॉक्टर की नियुक्ति भी कर रहे हैं, नर्स ने तो नर्स ने उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, दवाइयां है कि नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटी है कि नहीं, सब कुछ हम बढ़िया कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्राइवेट संस्था अस्पतालों से भी बात की कि साहब आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं क्या? तो जो जो प्राइवेट अस्पताल जुड़ेंगे उनको कहा जाएगा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, कि ये इम्पैनल्ड हो गए हैं, यानी इन अस्पताल, मान लो जो बॉम्बे हॉस्पिटल मालूम चला कि इम्पैनल्ड है, इसका मतलब कोई भी ये कार्ड ले आके, आयुष्मान भारत का कार्ड ले आके वहां इलाज करवा सकता है। ये सब काम सुचारू रूप से हो, इंश्योरेंस भी सबको मिले, सबका इलाज भी हो, कोई अस्पताल किसी को मना ना करे, अस्पतालों का चाक चौबंद भी अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से चले। इसके लिए सरकार ने इस योजना के तहत एक संस्था बनाई जिसका नाम था नेशनल हेल्थ एजेंसी। ये एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है। मेरे देश में सोसाइटी एक्ट जो है वो 1860 में बना है, तो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है ये, और नेशनल हेल्थ एजेंसी। इसका काम क्या है, इस योजना का पूरी तरह एग्जीक्यूशन कराना। और इस योजना के 2 पार्ट मैंने बताया, एक तो इंश्योरेंस वाला पार्ट है और एक हेल्थ एंड वेलनेस वाला पार्ट है। यहाँ तक की बात क्लियर? जी सर। यस सर। अब जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं साहब, तो प्रीमियम भरना पड़ेगा ना किसी ना किसी को। तो ये जो प्रीमियम है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर भरते हैं। इसका मतलब ये जो योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, बताइए? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। वेरी गुड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रीमियम की राशि भरेंगे। तो ये अलग अलग राज्य के लिए अलग हो सकता है। वैसे मोस्टली जो रेशियो है वो 60:40 का है, कि 100 रुपए अगर प्रीमियम लग रहा है तो 60 रुपये दिल्ली दे देगी, 40 रुपये भोपाल दे देगा, ऐसा। तो ये जो योजना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है इसमें। इसका प्रीमियम भरा जाता है और जो व्यक्ति है उसको लाभ मिलता है। अब सवाल है कि सबको लाभ मिलेगा क्या? इसके लिए 2011 में जब जनगणना हुई थी तो हमने एक नई कैटेगरी बनाई थी। उस कैटेगरी का नाम था सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली कास्ट सेंसस। यानी 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, उसमें हमने ऐसे भी लोगों को ढूंढा भाई, सबसे पूछा भाई क्या कमाते हो, क्या खाते हो, कौन सी जात है, कहाँ पढ़ते हो, गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, बिटिया कितनी पढ़ी है, बेटा कितना पढ़ा है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, सब लिखा जाता है जनगणना में। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को गिन के भागाते। तो हमने एक नई कैटेगरी बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कहने को ऊंची जाति के हैं, भाई नीची मतलब छोटी जाति के होंगे तो SC ST OBC में आ ही जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऊंची जाति के होते हुए भी गरीब है, तो उनके लिए बकायदा ये एक बनाया गया क्राइटेरिया कि वो
कुछ लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन किसी कैटेगरी में नहीं आते, कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन किसी कैटेगरी में नहीं आते, तो गरीब और गरीब को तो चाहिए ये। तो हमने इस सेंसस में जो भी है आया, इस सेंसस के अंदर जो भी आया जो कि गरीब है या किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता, भाई जो कैटेगरी वाले एससी एसटी ट्राइबल वुमेन ये सब तो आ गए बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, फिजिकली हैंडीकैप वो सब बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, बीपीएल आ गया। इसके अलावा भी जो बचे हैं उसके लिए इस कैटेगरी में हमने देखा कि मालूम चला कोई तिवारी जी है लेकिन गरीब है तिवारी जी, तो उनको भी मिल गया। कोई मिश्रा जी है लेकिन बहुत गरीब है, उनकी साल की आमदनी 50,000 रुपये नहीं है तो उनको ही मिल गया। तो एक नया एक हमने स्लैब बनाया था इस जनगणना में 2011 में, तो ये लोग बेनिफिशरीज हैं। तो एससी एसटी बीपीएल वुमेन ट्राइबल पीवीटीजीज ये सब तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही, विकलांग जो हैं वो सब, और इसके अलावा एससी सीसी के जो सेंसस में जो लोगों का नाम है वो भी आएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ये नेशनल हेल्थ एजेंसी सब काम ये सब यही सब है, सब बता दिया मैंने। निर्मला मैडम आ गई है, इनके बारे में देखते हैं क्या कहना चाह रही। वैसे ये न्यूज़ मैंने मेरे ख्याल से 25 दिन पहले बताई है, लेकिन फिर से न्यूज़ आ गई तो हम बात कर लेते हैं क्या है। सरकार ने एक कानून लाया। जब मैं कहता हूँ सरकार ने एक कानून लाया, इसका मतलब वो बन चुका है कानून, बिल के रूप में आता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। उस कानून में ये था कि सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो भी लगाए थे उसको वापस ले रही है, वापस ले रही है। इसका मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है जो भूतकाल का हो। जैसे मान लीजिए आज सब आप लोगों की कुछ एज होगी, कोई 25 का होगी, 20 का होगा, कोई 28 का होगा। मान लीजिए आज एमपीपीएससी का आदेश निकालती है कि तत्काल प्रभाव से जो भी बच्चे 24 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं वो इस बार का एमपीपीएससी प्री नहीं दे पाएंगे। फिर से सुनना, एमपीपीएससी मान लो कोई निकालती ऑर्डर कि जो भी बच्चे 24 साल के ऊपर के हो गए हैं वो एमपीपीएससी के किसी भी पेपर के लिए, किसी भी नियुक्ति के लिए, किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग भड़क जाएंगे, अरे सर ऐसे कैसे? आपने जब फॉर्म भराया तब तो आपने बोला था 35 साल उम्र, 45 साल उम्र, उस फॉर्म के हिसाब से फॉर्म भरा गया, हमारे पास तो प्रूफ प्रिंट आउट है। लेकिन सरकार ये कहती है, एमपीपीएससी ये कहता है कि ये जो कानून है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू है। इसका मतलब पिछला कुछ भी रहा हो, हम ये कह रहे हैं कि भैया आप 24 साल से अधिक उम्र वाला व्यक्ति फॉर्म नहीं मतलब एमपीपीएससी की किसी भर्ती में नहीं बैठ पाएगा, और अगर पुरानी भर्ती में भी बैठा है या फॉर्म भरा है तो वो भी लागू, वो भी आउट हो जाएगा। मतलब अभी तक जो कानून होता है, जैसे आज कोई कानून निकलेगा तो कल से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि जो पिछली तारीख से, पिछले साल से, यानी भूतकाल से लागू हो। तो सरकार ने कानून लगाया, कानून लाया था ऐसा टैक्स वसूलने के लिए, और दो कंपनी थी, उनका नाम था, एक का नाम था वोडाफोन जो कि ब्रिटेन की कंपनी, आप सब जानते हैं, बहुत लोगों के पास सिम भी होगी इसकी, और एक कंपनी थी जो कच्चा तेल निकालती थी, उसका नाम था केर्न इंडिया। वैसे केर्न फ्रांस की कंपनी थी, इसकी जो भारत में काम कर रही थी कंपनी उसको केर्न इंडिया कह रहे थे। इन दोनों पे सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स ठोक दिया और बोला भैया इतना अच्छा टैक्स की वसूली करनी है हमें। तो ये कंपनी बोली भाई सर भारत सरकार आप कुछ भी नया कानून लाइए तो भविष्य के लिए लाइए ना, हमने भूतकाल में क्या किया उसकी सजा आप क्यों दे रहे हो? बोलते नहीं हम तो देंगे। फिर ये बड़ा विवाद चला, 8-10 साल विवाद चला, अल्टीमेटली ये भी केस जीत गई, ये भी केस जीत गई, और जब केस जीत गए तो उल्टा भारत सरकार को इनको मुआवजा देना पड़ रहा है। मुआवजा, गए थे कमाने, उल्टा लुट के आ गए। तो बड़ी बड़ी बेइज्जती हुई भारत सरकार की, वित्त मंत्रालय की बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत कमाने जा रहे थे अब तो जेब से लग गया तुम्हारे। तो बकायदा एक कानून ला के सरकार ने बोला कि टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, ये कानून बन चुका है। इसका मतलब सरकार विड्रॉ कर रही है, विड्रॉ मतलब वापस ले रही है वो जो भी पुराना रेट्रोस्पेक्टिव वाला कानून था। और सरकार ने यहाँ पे एक बात और कह दी जाते जाते, ये इसकी न्यूज़ की हेडलाइन देखो, सरकार ने जाते जाते क्या बात कह दी कि सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन, सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन मतलब भारत सरकार के पास राइट है टैक्स, किसी को भी टैक्स करने को। और यहाँ पे जो शब्द है सॉवरेन यानी संप्रभु, कोई होनहार बच्चा बताएगा मुझे संप्रभु या सॉवरेन का मतलब क्या होता है?
सर हमारे डिसीजन हम खुद लेंगे बिना किसी के प्रभाव के। बढ़िया। तो हम सॉवरेन कंट्री है, हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है। तो सरकार ने ये कहा कि माना कि हमने कुछ गलत टैक्स लगाए थे, उसको वापस ले रहे, लेकिन ध्यान रहे कि हम एक सॉवरेन है, हम एक सॉवरेन कंट्री है, और हमारे पास सॉवरेन राइट है टैक्स करने का, किसी को भी कैसे भी टैक्स करने का। तो फिर मैडम ने जाते जाते ये बात कह दी, तो ये पूरी लाइन हिट हो गई, सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन। विवाद का विषय हो गया कि भारत सही में सॉवरेन है क्या। तो अल्टीमेटली इस लाइन का मतलब ये है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है, और हम अपने किसी भी तरह के निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं, और हम किसी के कहने पे नहीं आते, किसी के बाध्यकारी हम नहीं है, हमें जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। ठीक है। तो सरकार ने लाइन कही थी। अल्टीमेटली बात यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा था, जिसकी वजह से वो काफी थूथू हुई। वोडाफोन को भी मुआवजा देना पड़ रहा है, केन को भी देना पड़ रहा है। सरकार अभी तैयार नहीं मुआवजा देने के लिए, लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है नीदरलैंड के शहर द हेग में, वहां भी हम केस हार गए हैं, और अल्टीमेटली हमको पैसा देना है। याद नहीं, कल देंगे ही रोते गाते। ये है न्यूज। तो सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन की लाइन का अर्थ समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो यही सारी बात थी। फिर से पूछो। आवाज नहीं आ रही साफ आपकी। फिर भी जो समझ में आया, मैं जो आपने कहा लगभग मुझे समझ में आ गया, कि जब आपका कहना ये है कि सर जब हम सॉवरेन है तो इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश क्यों मान रहे हैं, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं ना? चैट में लिखो, तुम्हारी आवाज बहुत बिगड़ रही है। हाँ, तो अभी एक पल के मतलब कुछ सेकंड पहले मैंने कहा हम सॉवरेन कंट्री, और अभी मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में हमको मुआवजा देना पड़ेगा। तो दोस्त, भारत मंगल ग्रह में नहीं है, धरती में है, और भारत करता है व्यापार। और भारत ऐसा भी नहीं कि इसकी इकोनॉमी इस देश के अंदर है कि ये इसकी खुद ही बनाता है खुद ही खा जाता है। मतलब बहुत कुछ हमें दुनिया से चाहिए, बहुत कुछ हम दुनिया को बेचते हैं। तो दुनिया के भी कुछ नियम कायदे कानून हैं, इसीलिए तो WTO बना हुआ है, इसीलिए तो UN बना हुआ है। अगर हर देश अपनी मर्जी करेगा तो फिर व्यापार ही नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा, और दुनिया में पीस शांति नहीं होगी। तो दुनिया में इकोनॉमिक जिसे कहते हैं समरसता कैसे आएगी? तो हमें मानना पड़ेगा। और गलत बात तो गलत बात होती है, और गलत बात थी। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कोई लगाता नहीं, और लगा के भी पीछे पड़ता नहीं है। आपने लगाया भी, ऊपर से पीछे ही पड़ गए कि नहीं हमको चाहिए पैसा, तुम बहुत कमा रहे हो। हमारे देश में एक आर्टिकल 265 है, ये कहता है कि इस देश में कोई भी कानून बनाना है, उस मतलब जिस कानून से हम किसी पर टैक्स चार्ज करें। इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन बाउंडेटरी नहीं, इसे कहते हैं बाइंडिंग। इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। हम चाहे तो ना माने, लेकिन किस मुंह से फिर किसी और देश के साथ व्यापार करने जाओगे? किस मुंह से तुम माइक्रोसॉफ्ट को बोलोगे साहब आओ मेरे देश में हेडक्वार्टर खोल लो? क्योंकि दुनिया देख रही है ना कि भारत में विदेशी कंपनियां जाती है तो उनके साथ कैसा करता है भारत। तो आपका तो सुपर पावर बनने का सपना रह जाएगा। आप FDI के लिए हल्ला मारते हैं हमारे देश में निवेश करो निवेश करो, कोई क्यों करेगा निवेश? तो तुम पागल लोग कोई भी कानून बना के उल्टा टैक्स मांगते हो हमसे। तो हमारी भविष्य की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खतरे में पड़ जाएगी। हम ना माने उसका कानून, कोई बात नहीं, हम बाध्यकारी नहीं उसका कानून मानने के लिए। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जिनके पास आप गए थे अपना प्रपोजल लेके कि साहब सैमसंग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, साहब माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, एप्पल हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, एप्पल भी देखेगा कि वोडाफोन के साथ तुम कर सकते हो तो कल को हमारे साथ भी कर सकते हो, हम क्यों लगाएं तुम्हारे देश में? तो ये हमें हमारे साथ रहेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यस सर। हमारे देश में सरकार अपने मन से कोई भी चीज कानून नहीं लगा सकती, उसके लिए उसको पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में पास करने के लिए मतलब कोई भी टैक्स लगाना है तो कानून कानून के रूप में ही लगेगा। कानून आएगा तभी टैक्स लगेगा, और टैक्स हटेगा भी कानून आके ही, और उसके लिए आर्टिकल 265 में बात की गई है। अब हमारे देश में टैक्स 3 स्तर पे लगा सकते हैं। 3 स्तर पे मतलब टैक्स आपको, हमारे पास त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है ना। कोई मुझे बताएगा मेरे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है तो कौन कौन सी स्टेज में गवर्नमेंट है? त्रिस्तरीय सरकार कैसे कहते?
कैसे है हमारे देश में? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज या फिर नगर निगम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पास त्रिस्तरीय है। लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास ग्राम पंचायत और नगर निगम सब आ जाते हैं। तो कुछ टैक्स सेंट्रल लगाती है, कुछ टैक्स स्टेट लगाती है, कुछ टैक्स ग्राम पंचायत और नगर निगम लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लगाओ, कैसा भी टैक्स लगाओ, बिल पारित करवा लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल पारित कहाँ होगा? दिल्ली में। राज्य सरकार का बिल पारित कहाँ होगा? विधानसभा में। लोकल गवर्नमेंट के बिल पारित कहाँ होंगे? ग्राम सभाओं में, यानी पंचायत या ग्राम सभा में। जनपद का जनपद अध्यक्ष, मतलब जनपद की जो मीटिंग है, जिला की जो मीटिंग रहेगी सदस्यों की, वहां पे। मतलब मन से कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके लिए बकायदा है। और हमारे पास जो 7वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 7 जो है, जिसमें 3 तरह की सूचियों की बात की गई है कि एक केंद्र सूची होगी, एक राज्य सूची होगी और एक समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट होगी। तो हमारे इस सूची में साफ साफ है कि कोई टैक्स केंद्र का हो सकता है, कोई टैक्स जैसे शराब का टैक्स, एक्साइज का टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ये राज्य के होते हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये केंद्र के होते हैं, यूनियन के। लेकिन कोई भी ऐसा टैक्स नहीं होगा जो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा कोई भी टैक्स नहीं होगा कि जो दोनों लगा सके या दोनों उस पर नियम बना सके। तो टैक्स, कोई भी टैक्स कंकरेंट लिस्ट में नहीं रहता। हाँ ठीक ठीक, क्लियर हो रही मेरी बात? अच्छा। ठीक है, तो कोई भी टैक्स कंकरेंट लिस्ट में नहीं रहेगा। मतलब ऐसा लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं होगा कि दिल्ली सरकार भी कानून बना दे, भोपाल भी बना दे, फिर जनता परेशान, किसको टैक्स दे, मोदी जी को कि शिवराज जी को? तो ऐसा काम नहीं होता। चलो अगली खबर पे चलते हैं। वैसे ये खबर पुरानी है, लेकिन इसको लेकर भी ये सरकार में परमिशन मांगे थे तब भी ये खबर आई थी, अब इनको परमिशन मिल गई है तब भी ये खबर आई है। हम इस खबर पे नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर की खबर में। वैसे समझ लो, हमारे देश के जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, जो इंडियन एयरफोर्स और भी जो हमारी आर्मी के जवान हैं, ये युद्ध में जाते हैं तो घायल हो जाते हैं। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी की नाक चली गई। यानी 100% तो फिट है नहीं ये युद्ध के लिए, लेकिन ये जज्बा तो इनमें बहुत है, बहुत होनहार है, बहुत दिलेर हैं ये लोग। इन लोगों ने एक पूरी टीम बनाई, उस टीम का नाम रखा टीम क्लॉ। और इस टीम के लोग जो कि इंजर्ड हमारे सोल्जर्स हैं, इन लोगों ने भारत सरकार से परमिशन मांगी, साहब हमें सियाचिन ग्लेशियर चढ़ना है। तो भारत सरकार पहले ताज्जुब हो गई, यार कैसे चढ़ोगे यार तुम? किसी के पास हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, किसी को सुनाई नहीं पड़ता, तुम लोग सियाचिन ग्लेशियर चढ़ोगे? पहले सरकार ने मना कर दिया, फिर वो इन लोग जिद में आ गए, नहीं साहब दो, हम लोगों ने प्रूफ किया अपने आप को, तो फिर इनको दे दिया परमिशन। तो आज हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? सियाचिन ग्लेशियर की। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं। इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये तस्वीर है, हमारे सर की तस्वीर है, देश के सर की तस्वीर है। इसमें आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी दिख रहा है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी दिख रहा है। देखिए, ये जो मेरा सिर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सिर मेरे पास नहीं है। ये हिस्सा 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, चीन ने हमको हराया और ये हिस्सा कब्जा कर लिया, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। ये जो हिस्सा है ब्राउन कलर का, ये 1948 का जो युद्ध हुआ था भारत पाक, जिसे कश्मीर युद्ध भी कहते हैं, तो पाकिस्तान ने इस एरिया को ले लिया और इसका नाम दिया आजाद कश्मीर। और हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहाँ पे आबादी बहुत है, बसाहट बहुत है। यहाँ की राजधानी है मुजफ्फराबाद। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी पाकिस्तान के पास है। 1948 से कश्मीर युद्ध में इसने हड़प लिया था। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला एरिया, ये एरिया 1963 में, 1963 में ये एरिया पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया चाइना को। क्यों कर दिया? 1962 के युद्ध में हम हारे थे, पाकिस्तान खुश हो गया, अरे तुम्हारा दुश्मन भी भारत है क्या? मेरा भी दुश्मन भारत है, अरे अपन दोनों तो भाई भाई है।
तो 1 साल बाद ही इसने ये वाला जो सक्शकम वैली, सक्शकम घाटी है, वो हिस्सा चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब देखो ये जो हिस्सा है ये चाइना का है, ये हिस्सा ये चाइना का है, बीच में चाइना का हिस्सा नहीं है। तो ये जो हिस्सा अब आप देखना, थोड़ा सा गौर से देखना इस चीज को। एक मैं त्रिभुज या ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं। ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है सियाचिन ग्लेशियर। ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान हैं, 1984 से हमारे जवान खड़े हैं। और इस सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आप देखो। सियाचिन ट्राई जंक्शन में है, यानी इसके ये 3 देशों से घिरा हुआ है। एक तो भारत है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। अगर सियाचिन पाकिस्तान के पास हो जाए, ये त्रिभुज पाकिस्तान के पास चला जाए, तो सक्शम वैली और अक्साई चीन एक हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान से, चाइना से किसी को पाकिस्तान जाना तो आसानी से जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी पाकिस्तान से चाइना जा नहीं सकते, लेकिन अभी क्या है, ये जो पूरी बेल्ट है ना, यहाँ पे काराकोरम के पहाड़ है, काराकोरम के, जिसको मैं पिंक रंग से रख रहा हूँ, ये काराकोरम के पहाड़ है। और ये काफी खतरनाक, काफी ऊंचे, काफी बड़े बड़े पहाड़ है। अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है वो इसी पहाड़ को काट के बना है। लेकिन ये जो जमीन है थोड़ी सी समतल है यहाँ पे, जहां मैं ये अभी कर रहा हूँ। तो सियाचिन ग्लेशियर अगर हमारे हाथ से चला गया तो आप समझ लीजिए ये जो पूरी इलाका है और ये पूरा इलाका एक हो जाएगा। यानी चाइना पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना, और कभी हम अपना आजाद कश्मीर पीओके ला नहीं पाएंगे। तो सियाचिन की लोकेशन आपने देखी है कि ये त्रिभुज जैसा है। अब इसके पीछे की कहानी जान लेते क्या है। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है, ये सब मैंने समझाया, क्लियर हुआ आपको? रिप्लाई करिए। यस यस सर। अब जब 1948 का युद्ध हुआ, ये बहुत बड़ा एरिया इन लोगों ने हमारे पास रख लिया, तो भाई बीच में फिर यूनाइटेड नेशंस आ गया। उसकी कहानी कभी और जानेंगे क्या हुआ था, लेकिन ये था कि भाई सीज फायर करा के भाई जिसकी सेना जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहे। तो बोले भैया जहां खड़ी है इसका क्या मतलब साहब, बहुत बड़ी जमीन तो भारत की चली गई। तो ये हुआ साहब, देखो जो जहां खड़ी है वो इसका इलाका, उसके पीछे। तो हमने एक रेखा बनाई जिसका नाम था LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC 1948 से बना ली। यानी जिसके पास जो कंट्रोल है वो LOC है। ये रेखा यहां तक जाके रुक जाती थी। यहाँ पे एक पॉइंट है, उसको कहते हैं NJ9842। ये पॉइंट है। और ये जो सियाचिन का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल आप लोग पढ़ते होंगे ना कि हमारा उत्तरतम बिंदु या नॉर्थ ईस्ट पॉइंट हमारे देश का क्या है। तो ये सियाचिन का ये लाल बिंदु है, इंदिरा कॉल। तो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है वो यहीं तक दर्शाई थी, इसके ऊपर हम गए नहीं थे, हमने कोई दर्शाई नहीं थी, क्योंकि भाई इसके ऊपर इतना, सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 5000 मीटर की ऊंचाई पे ये है। दुनिया की सबसे बड़ी बैटल फील्ड है। यहाँ 2 देशों की सेना खड़ी है और 12 महीने खड़ी है। यहाँ किसी भी मौसम टेम्परेचर माइनस से प्लस में नहीं होता। यानी यहाँ की गर्मी भी -10 की होती है और यहाँ की ठंडी -60 की होती है। तो 1948 के जब में हमने यहाँ इसके आगे अपनी LOC नहीं बनाई थी। और पाकिस्तान, क्योंकि इधर कोई रहता ही नहीं था, पूरा इतना इतना ग्लेशियर। यहाँ पे साल में लगभग 35 फीट बर्फ गिरती है, 35 फीट साल में। यानी मोटे तौर पे आप समझ लो 35 फीट कितना होता है, आप देख लो, 6 फुट के आदमी का हिसाब लगा लो। इतनी बर्फ साल भर में गिर जाती है हर सीजन। तो पाकिस्तान इसको अपना समझता था, हम भी इसको अपना समझते थे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। फिर पाकिस्तान यहाँ पे बहुत से विदेशी यूरोपियन आने लगे और वो बोलते थे कि भाई हमें चढ़ना है, सियाचिन जाना है। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से इनको वीजा दिया करता, जाओ चढ़े आओ, यहाँ से चढ़ना आसान था। हमें भी धीमे धीमे खबर लगी कि पाकिस्तान बहुत सारे यूरोपियंस को यहाँ चढ़ने की अनुमति दे रहा है, पैसे कमा रहा है। हमें बुरा लगा, हमने भी लोगों को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं से हमें इनपुट लगा कि भैया ये सियाचिन पे पाकिस्तान कब्जा करने वाला है। इसका क्या मतलब है कब्जा करने वाला है? देखो सियाचिन में बर्फ पड़ती है और बहुत पड़ती है, दुनिया का 2nd नंबर का ग्लेशियर है, लगभग 80 किलोमीटर की इसकी लंबाई चौड़ाई मोटे तौर पे मान लो, बहुत बड़ी जगह है ये। तो यहाँ पे जब बर्फ पड़ा, मतलब जब ठंड सर्दियां आती थी, तो दोनों देशों की सेना नीचे उतर के अपने अपने घर चली जाती थी। और फिर जब सर्दी खत्म होती तो फिर ऊपर जाया करती थी।
कोई किसी की पोस्ट को छेड़ता नहीं था, छूता नहीं था। लेकिन हमें ऐसी खबर लगी, 1984 का वक्त था, हमें ये खबर लगी अप्रैल के महीने में ही कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है यूरोपियन कंपनी को, जिससे वो ऐसे ऐसे कपड़े खरीद रहा है जो कि काफी ऊंचाई में पहने जाते हैं, बर्फीले इलाकों में पहने जाते हैं। तो हमारी इंटेलिजेंस से कान खड़े हो गए कि इतनी बर्फ कहाँ पड़ती है यार, पाकिस्तान की आर्मी इतने कपड़े कहाँ से खरीद रही, क्यों खरीद रही। तो एक हमारे कॉल साहब थे उस समय के, जो अधिकारी थे यहाँ पे, उन्होंने बोला साहब सियाचिन में कुछ होने वाला है, कुछ करो कुछ ना कुछ। तो हमने दिन चूज किया 13 अप्रैल 1984 का दिन, 13 अप्रैल यानी बैसाखी का दिन। 13 अप्रैल एक दिन के लिए और जाना जाता है, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था इसी दिन। हमने चूज किया और हमने अपनी सेना को दौड़ा दिया ऊपर अप्रैल के महीने में। हमने बोला कि भैया अब वेट नहीं करना है गर्मी आने का, दौड़ा दो। हमने दौड़ा दी अपनी सेना, सेना दौड़ाई तो फटाफट यहाँ पे पूरी सेना ने जाके कब्जा कर लिया। जैसा हम किए 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना पहुंच गई। तो जब वो पहुंच रही थी तो हमने ऊपर से देख लिया, उनको मार के भगा दिया। इस पूरी कहानी को कहते हैं एक ऑपरेशन हमने चलाया था, इसको पूरे ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हमने चलाया था। और अगर हम जो कि 3 दिन बाद ही पाकिस्तानी आर्मी चढ़ गई थी यहाँ पे, अगर हम 3 दिन लेट हो जाते तो सियाचिन हमारे यहाँ से परमानेंटली चला जाता, क्योंकि वो पूरे मूड में आए थे कि हम इसमें 12 महीने अपनी आर्मी खड़ी करेंगे। तो 16 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी जब आई तो यहाँ लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में हमारे 2 जवान मारे गए, उनके 20-25 घायल मारे गए। लेकिन अल्टीमेटली 1984 से आज 2021 हो गया है। मोदी जी सही कहते हैं, सियाचिन में जवान खड़े हैं, सियाचिन में जवान सही में खड़े हैं। और ये दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि है, बैटलफील्ड है, जहाँ पे टैंक खड़े हैं, टैंक। और कभी आप तस्वीर देखो तो सफेद सफेद कपड़े पहने हुए, बड़े बड़े आंखों में चश्मे लगाए हुए आपको जवान दिखते हैं यहाँ पे सियाचिन में। और सियाचिन काफी ऊंचाई में है, और हम यहाँ पे चाइना पे नजर रख सकते हैं, पाकिस्तान पे रख सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये। और 12 महीने यहाँ पे जवान खड़े रहते हैं। कोई भी जवान को 2 महीने से अधिक यहाँ पे ड्यूटी नहीं मिलती है, उसके नीचे उतार दिया जाता है उसको, क्योंकि यहाँ पे फिर इतनी ठंडक में शरीर भी साथ नहीं देता है। ये है ऑपरेशन मेघदूत की कहानी, और जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को फिर से एक बार पछाड़ दिया था। क्लियर हुई आपको कहानी? यस यस सर। देखो यहाँ पे जो ये मैंने आखिरी पॉइंट बताया NJ9842, इसको कैप्चर कर लिया गया था कारगिल के समय। इसके जस्ट नीचे एक रोड है, शायद कोई आप में से लद्दाख गया हो कभी, तो वहां पे जो लोग जाते हैं वो एक तस्वीर डालते हैं खारदुंगला की, खारदुंगला, और उसमें लिखा रहता है हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिसमें गाड़ी चल सकती है, उसे खारदुंगला कहते हैं। लोग जाते हैं फोटो खिंचवा कर डालते हैं वहां पे। खारदुंगला जस्ट थोड़ी सी नीचे ही है। एक बार सियाचिन के कब्जे में आता है तो खारदुंगला उठा लेते हो, खारदुंगला उठा के फटाक से लद्दाख कैप्चर कर लेते। कारगिल देखो यहाँ नीचे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे सियाचिन है। सियाचिन का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ों का फूल, नहीं, पहाड़ों का गुलाब, रोज ऑफ माउंटेन। सियाचिन का अर्थ होता है रोज ऑफ माउंटेन। और यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ी पहाड़ों की श्रृंखला मिलेगी, और उसको कहते हैं साल तारो, साल तोरो रिज, साल तोरो रिज, साल तोरो रिज, साल तोरो मिलेगा। इधर नीचे बाल तोरो मिलेगा, ये सब मिलेगा यहाँ पे। तो ये ज्योग्राफी, ये काराकोरम है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे ये जो दिख रही ना ये लेक, इसी को कहते हैं पेंगोंग सो लेक, जो 2/3 चाइना में और 1/3 हमारे पास है, ठीक। शुरुआत में स्क्रिमिशस यहाँ पे हुए थे, फिर गलवान में, गलवान इधर कहीं पड़ता है, ये श्योक नदी आती है यहाँ कहीं, गलवान होगा, गलवान इधर, ठीक है। तो ये रही कहानी। समझ में आया सियाचिन का इतिहास? यस सर। ठीक है। तो ये जो टीम क्लॉक के लोग हैं, ये इनको परमिशन मिल गई है, और ये चलाएंगे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इनका ब्लू फ्रीडम रहेगा। हमने ऑपरेशन मेघदूत की कहानी पढ़ ली। तो पहले दादू को अब फटाफट जवाब दे दो। रिगार्डिंग पीएम। पहला सवाल ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रति परिवार को हम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं टर्शरी कवर के लिए। टर्शरी क्या होता है? टर्शरी कवर
टर्शरी केयर ओनली। देखो ये भी अब आया है सवाल, तो लगे हाथ तो जान लो। हम जब इलाज कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हमें 3 तरह की केयर मिलती है। केयर को कहते हैं प्राथमिक केयर या प्राइमरी केयर। दूसरी केयर को दूसरी तरह की केयर को कहते हैं सेकेंडरी केयर या द्वितीयक केयर। तीसरी तरह की केयर को कहते हैं टर्शरी केयर। इसे कहते हैं प्राथमिक उपचार। आप एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई भी इलाज चाहिए, तुरंत जो फर्स्ट एड होता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो जो आयुष्मान भारत योजना है ना, ये प्राइमरी केयर में भी है। सेकेंडरी में क्या होता है, मालूम चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे शरीर से खून निकल रहा है, तो पहले मेरा खून उन साफ किया जाएगा, पट्टी लगाई जाएगी, इसे प्राइमरी केयर कहते हैं। फिर मेरा एक्सरे कराया जाएगा, पहले मालूम चलेगा पैर टूट गया, तो अब प्राइमरी केयर के बाद जो पूरा इलाज होता है उसे सेकेंडरी केयर कहते हैं। और टर्शरी केयर में क्या होता है, इलाज हो गया, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और फिर मेरी दवा चल रही है, मेरा कि भैया प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है, उसे टर्शरी केयर कहते हैं। आयुष्मान भारत हर तरह की केयर देता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हर तरह की केयर देता है ये। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेशनल हेल्थ एजेंसी बनाई गई है जो कि इंप्लीमेंट करेगी, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला कि दूसरा? दूसरा। ठीक है, नेशनल हेल्थ एजेंसी है, सही बात है, सब काम कराएगी। ये सवाल आपकी आज की न्यूज से नहीं था, लेकिन है तो अब बताओ, बस मैं समझाता हूँ क्या है। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज का है, जब हम लोगों ने जेनेटिक क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन के बारे में देखा था। एक हमारे पास संस्था है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये तय करती है मेरे देश में जो जेनेटिक फूड है, जेनेटिक मटेरियल है, उसका उपयोग कहाँ करेंगे। जैसे हमारे पास बीटी कॉटन का तो उपयोग करने की अनुमति है कि बीटी कॉटन आप बनाइए, लेकिन बीटी ब्रिंजल यानी बीटी भाटा की अनुमति नहीं है। ये क्या है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सही बात है, ये सबसे बड़ी संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन काम करती है और उसका साथ देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक हमारे पास संस्था है, इसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सन 2005 में हमने एक कानून लाया था, उस कानून के तहत इस संस्था का गठन किया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रीटा रीटा तेनतिया जो भी इनकी कास्ट है, ये मैडम पिछले 8 सालों से इसकी हेड है। इसका काम क्या है, हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे पैकेट बंद खाते हैं, खुली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारे लिए कितनी सेफ है, और जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका वो स्टैंडर्ड को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी खा ले रहे हैं उससे बीमार पड़े। तो इस देश में जो भी खाना, किसी भी रूप का खाना है, चाहे वो कच्चा खाना, पका खाना, पैकेट खाना, कैसा भी खाना, उन सब के लिए ये जो संस्था है जिम्मेदार है, उसको रेगुलेट करती है। जो उसको नहीं मानता उसको पेनलाइज करती है, फाइन भी लगाती है। इसीलिए आप कुछ भी खरीद के लाइए, उस पैकेट के पीछे देखिए, चाहे बिस्कुट हो, नमकीन हो, कोल्ड ड्रिंक हो, टेरी मिल्क हो, कुछ भी हो, उसके पीछे FSSAI का लोगो लगा होगा, सिंबल लगा होगा, लिखा होगा कि FSSAI ने इसको अप्रूव किया है, ये इसका लाइसेंस नंबर है, इसका टिन नंबर है, वो सब लिखा होता है जो। तो इसमें सेकंड नंबर स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, कुछ भी खाओ तो देखना उसके पैकेट के पीछे इस संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये बताओ आखिरी सवाल, कि हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट के बारे में बात करती है? कौन सी अनुसूची, कौन सा शेड्यूल बात करता है इसके लिए? ये तो मैंने 7th बताया भी है शेड्यूल। आज की क्लास में। बढ़िया। 7वीं अनुसूची जो है वो बात करती है कि क्या काम राज्य सरकार कर सकती है, क्या काम केंद्र सरकार कर सकती है, और किस विषय पे दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, यानी उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट।